Assalamu alaikum. Welcome to Shagul Educational Channel. This is your physics teacher. Students, we are going to discuss another chapter. और इस चैप्टर के अंदर जो है वो इंशाल्लाह हम तमाम टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन न्यूक्लियर फिजिक्स. न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो चैप्टर का नाम है. Okay, student, the first topic related to this chapter, as you can see on your screen, nuclear physics. It is a branch of physics that deals with the study of structure, composition, properties, and changes occurring in the nuclei of atom. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उनके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं एटम्स के न्यूक्लियाई में उनकी स्टडी करेंगे. तो इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. यानी कि एक एटम होता है तो उसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है. एक से ज्यादा एटम होते हैं तो उसके सेंट्रल पार्ट, एक से ज्यादा एटम के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं. सिंगुलर की जगह अब ये प्लूरल आ जाएगा. और इस न्यूक्लियाई ऑफ एटम की कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज को और जो उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इनके स्टडी को हम जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स कह रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. इन 1896 हेनरी बैक्वेरेल फर्स्ट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी. 1896 में हेनरी बैक्वेरेल ने पहली मर्तबा ऑब्जर्व किया रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को. अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट बाय एमिटिंग एनर्जी एंड सब एटॉमिक पार्टिकल इनटू मोर स्टेबल फॉर्म. और इन्होंने देखा कि अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं जैसे जैसे एनर्जी इमिट हो रही है और सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो स्टेबल फॉर्म के अंदर आ रहे हैं. दिस नेचुरल फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई. और ये नेचुरल फिनोमेना एक्चुअली एक स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन का नतीजा है. जो डिफरेंट न्यूक्लियाई में से स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रही है, अचानक से जो उसके अंदर से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के जरिए हो रही है जिसको हम कह रहे हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. ओके स्टूडेंट, we talk about types of radiation. As you can see on your screen, there are three types of radiation are usually emitted by radioactive substance: alpha rays, beta rays और gamma rays. जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. यहाँ लीड ब्लॉक यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया है. इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो रेडिएशंस स्टूडेंट्स जो रेडिएशन हमारे पास इस तरफ गई हैं उनको बीटा रेस का नाम दिया. जो सीधी गई हैं वो गामा रेस और जो इस साइड गई हैं वो अल्फा रेस. इसका मतलब ये हो गया जो पॉजिटिव की तरफ गई होंगी वो खुद नेगेटिव रेस रखती हैं तो वो बीटा रेस कहलाएंगी. जो नेगेटिव नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई होंगी वो पॉजिटिव रेस रखती हैं, इसलिए वो अल्फा रेस कहलाएंगी. और जो स्ट्रेट पाथ में चली गई है, ना नेगेटिव की तरफ टर्न हुई है ना पॉजिटिव की तरफ टर्न हुई है, वो न्यूट्रल यानी गामा रेस कहलाएंगी. रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करें, एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82. बेटा जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 82 से अबव होगा और ये नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, दे इमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन. जो डिफरेंट टाइप के रेडिएशन जो है मुसलसल एमिट करते रहते हैं एनी टाइम एंड हैंस कंटिन्यूसली चेंज फ्रॉम वन टाइप ऑफ एलिमेंट टू अनदर. और ये मुसलसल अपनी रेडिएशन इमिट करने की वजह से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मुंतकिल होते रहते हैं. दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट. इस तरह के एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है आपसे रीजन टाइप से रिलेटेड है. व्हाई आर सम एलिमेंट रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट. कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते, क्यों, व्हाई? सो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एज ऑल ऑफ यू नो अबाउट वेरी वेल अबाउट दिस. जो मैंने अभी लाइन पढ़ी आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. Nucleus is stable if the electrostatic force between positive charges is balanced by the strong nuclear force. न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल जब रहेगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है उस टाइम पर, वो बैलेंस हो न्यूक्लियर फोर्स के जरिए. एन इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, और जहां न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज किया जाएगा, इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस. इंक्रीज करने के लिए बेसिकली इसलिए इंक्रीज किया जाएगा कि वहां पर स्टेबिलिटी हमें चाहिए होगी न्यूक्लियस की. व्हेन न्यूक्लियस हैज एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जहां न्यूक्लियस कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, रखता है, द टू फोर्सेस द टू फोर्सेस दैट मेक द अब द न्यूक्लियस आर अनबैलेंस. तो वो दो तरह की फोर्सेस हैं जो कि न्यूक्लियस को अनबैलेंस बनाती हैं.
कॉजिंग द न्यूक्लियस टू बिकम अनस्टेबल, और यही सबब बनता है न्यूक्लियस अनस्टेबल होने का। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विल अटेम्प्ट टू रीच स्टेबिलिटी बाय रेडियो एक्टिव डीके, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो रेडियो एक्टिविटी को अटेम्प्ट करता है, रेडियो एक्टिविटी की स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जिस तरह के यहाँ पे हमें ग्राफ में भी दिखाया गया है, एज यू कैन सी ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, अगर मैं ग्राफ की स्टेबिलिटी की बात करूं, again, so graph between proton and neutron number of all different isotopes of element shows। यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो ग्राफ बन रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं। स्टेबल आइसोटोप लाई अलोंग द स्टेबिलिटी लाइन, जितने भी स्टेबल आइसोटोप्स हैं उनकी लाइन जो है वो स्टेबिलिटी को शो कर रही है। जैसे मैं इसकी अगर बात करूं तो ये लाइन स्टेबिलिटी को शो कर रही है। सो आइसोटोप हैव द स्टेबिलिटी लाइन हैव एक्सिस न्यूट्रॉन, तो जहाँ पे स्टेबिलिटी की जो आपको लाइन दिख रही है वहाँ न्यूक्लियस की तादाद भी आपको जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो एक्सिस ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिखेंगे। द डीके फॉर बीटा इलेक्ट्रॉन इमिशन रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जहाँ पर बीटा इलेक्ट्रॉन इमिशन का डीके होगा वहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम कर दिए जाएंगे, कम हो जाते हैं। आइसोटोप्स बिलो द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी हैव एक्सिस ऑफ प्रोटॉन, और जो आइसोटोप्स की जो बेसिकली लाइन ऑफ स्टेबिलिटी की जो बिलो वाला है, बिलो है, वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन को शो कर रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली क्या होते हैं बेसिकली द डीके फॉर बीटा पॉलीटॉन इमिशन रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बीटा पॉलीटॉन की जो डीके होगी, इमिशन रेडिएशन जो होगा बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिड्यूस कर देंगे। द हैवीएस्ट आइसोटोप प्रोटॉन नंबर ग्रेटर देन 83 डीके बाय अल्फा इमिशन, और जितने भी हैवीएस्ट आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 83 से अबव होगा वो अल्फा इमिशन के डीके प्रोसेस को रीच करेंगे। Okay, student, we have some MCQ related to this chapter, related to this topic, as you can see on your screen. So first MCQ we have right now, it is the branch of physics that deals with the study of changes occurring in the nuclei of atom। कि इसमें ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम जो है वो एटम्स के न्यूक्लियाई की जो चेंजेस हो रही हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन उसको डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, प्लाज्मा फिजिक्स है, या सॉलिड स्टेट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही मार्क किया है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बैक्वेरेल ने किया था, न्यूटन ने किया था, मैरिया क्यूरी ने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आप तमाम स्टूडेंट सही दे पा रहे हैं, इसका आंसर हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। एलिमेंट whose atomic number is greater than 82 are naturally stable, unstable, neutral, या none of these। so the correct answer is unstable, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका भी सही आंसर दिया है। जो हमने भी रिलेटेड इससे रिलेटेड टॉपिक जो पढ़े उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अल्फा रेस के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, these are all the characteristics of alpha rays। These rays consist of alpha particle which are helium nuclei। ये रेस जो कंसिस्ट करती हैं वो अल्फा पार्टिकल पर कंसिस्ट करती हैं, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियर, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। ईच अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। हर अल्फा पार्टिकल क्या कैरी करता है, 2 प्रोटॉन कैरी करता है और 2 न्यूट्रॉन कैरी करता है। सो द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नियरली 4 टाइम द मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल मास है वो हमेशा नियरली 4 टाइम्स होता है मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस के। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ जो चार्ज अल्फा पार्टिकल का है वो पॉजिटिव है और ये हमेशा इक्वल देता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के। ओके स्टूडेंट, आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी इज वेरी लार्ज बिकॉज दे हैव लार्ज मास एंड लार्ज चार्ज। मास ज्यादा होने की वजह से, चार्ज ज्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है। दे कैन एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन इजिली टू फॉर्म हीलियम एटम, और जो कि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीलियम एटम से। पेनिट्रेशन पावर इज स्मॉल, पेनिट्रेशन पावर हमेशा इसकी कम होती है। दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय 0.1 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल, और ये एल्यूमिनियम फॉइल 0.1 मिलीमीटर की जिसकी थिकनेस होती है, ये इजीली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इट हैज अ शॉर्ट रेंज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, और इसकी रेंज शॉर्ट होती है जो कि फ्यू सेंटीमीटर होती है इन एयर में। और देयर स्पीड 1/10 to 1/100 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, और जिसकी स्पीड जो है वो 1/10 से 100 तक स्पीड ऑफ लाइट के जो है वो जाती है। दे प्रोड्यूस बर्न एंड सोर्स ऑन ह्यूमन बॉडी,
जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर इस रेस को डाला जाए तो ये उसको बर्न भी कर सकती है और सोर्स स्किन के अंदर इन भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, when we talk about beta rays, as you can see on your screen, these rays consist of fast moving electron. beta rays के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे कैरी नेगेटिव चार्ज। द आयोनाइजेशन पावर इज लो, इसकी आयोनाइजेशन पावर लो होती है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में। पेनिट्रेशन पावर इज हायर देन अल्फा रेस, पेनिट्रेशन पावर हमेशा अल्फा रेस की जो है वो पेनिट्रेशन पावर बीटा की ज्यादा होती है अल्फा रेस के मुकाबले में। दे कैन एब्जॉर्ब बाय 0.5 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल, और ये 0.5 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो बेसिकली उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। इट हैज अ रेंज ऑफ सेवरल मीटर इन एयर, और इसकी रेंज जो है वो सेवरल मीटर होती है हवा में, जबकि इसकी स्पीड 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होती है। Okay, student, whenever we talk about gamma rays, the characteristics of gamma rays, as you can see on your screen, they do not possess any charge, कोई charge नहीं होता, neutral है। They are high energy electromagnetic radiation of short wavelength, और high energy रखता है electromagnetic radiation की high energy रखता है जिसकी wavelength इंतहाई short होती है। They eject electron when incident on metal, और जैसे में किसी metal से incident होता है, टकराता है गामा रेज, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है। द स्पीड ऑफ दीस रेज इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, विच इज द वैल्यू दैट विल बी कॉल्ड 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Penetration power is very large as compared to alpha and beta. अल्फा और बीटा के मुकाबले में इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा तेज होती है, लार्ज होती है, ज्यादा होती है। इट हैज अ रेंज ऑफ सेवरल हंड्रेड मीटर इन एयर, और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है, सेवरल हंड्रेड मीटर एयर में होती है। दे हैव लीस्ट आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी, और इसकी जो आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी होती है वो लीस्ट होती है, कम होती है। दे रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिस तरह अल्फा और बीटा जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ये गामा रेस क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल जो है वो कंडीशन पे बेस करता है, इसलिए ये अनडिफ्लेक्टेड रहता है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता बल्कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता हुआ आगे बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, अगर हम बात करें आयोनाइजेशन की डेफिनेशन की, तो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ऐसा फिनोमेना जो मैटर को स्प्लिट कर दे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। और पेनिट्रेटिंग पावर की अगर हम बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ द रेडिएशन टू पेनिट्रेट अ सर्टेन मटेरियल, के रेडिएशन की वो स्ट्रेंथ जो एक सर्टेन मटेरियल, बेसिकली जो सर्टेन मटेरियल के अंदर वो पेनिट्रेट कर जाए एक सर्टेन इंटेंसिटी के साथ, उसको हम पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। We have the some MCQ related to this topic, as you can see on your screen. These rays consist of helium nuclei. So अल्फा रेज होगा, बीटा होगा, गामा होगा, या साउंड वेव, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर में आपसे, इसी वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया। तो आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अल्फा रेज। द चार्ज ऑन डैश इज नेगेटिव, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, साउंड वेव। अल्फा रेज का चार्ज नेगेटिव होता है, बीटा का चार्ज नेगेटिव होता है, गामा का चार्ज या साउंड वेव का चार्ज नेगेटिव होता है। तो आप तमाम स्टूडेंट का आंसर सही है स्टूडेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बीटा रेस का चार्ज नेगेटिव होता है। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी इज वेरी लार्ज, अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस और साउंड वेव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अल्फा रेस की आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीटा और गामा रेस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्ज पेनिट्रेशन पावर, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि अल्फा रेस की होगी, बीटा की होगी, गामा की या साउंड वेव की, तो यकीनन गामा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर है जो ज्यादा हाई होगी, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। Okay, student, whenever we talk about parent nucleus, so as you can see on your screen, the definition of the parent nucleus right now, the original nucleus before decay is called the parent nucleus. वो original nucleus decay होने से पहले, टूटने से पहले, वो parent nucleus कहलाता है, और daughter nucleus क्या कहलाता है? The original nucleus before decay is called the uh, parent nucleus जो है basically the original nucleus before the decay is called the parent nucleus, or the original nucleus after decay is called the daughter nucleus, is called the daughter nucleus. और nuclear transmutation क्या होती है? The spontaneous process in which a parent unstable nuclei changes into a more stable daughter nuclide with the emission of radiation is called nuclear transmutation.
कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसा मरहला जिसके अंदर पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड चेंज हो जाए मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड के अंदर, इमिशन ऑफ रेडिएशन के साथ, कि इस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ रेडिएशन का भी इमिशन हो। इस तरह की जो इमिशन है बेसिकली वो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट अल्फा डीके। सो अल्फा रेस कंसिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा रेस जो है वो अल्फा पार्टिकल पर कंसिस्ट करते हैं, विच आर हीलियम न्यूक्लियाई, जो कि बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई होता है, He24 having mass number of 4 and charge number 2, that will be called we can say also atomic number, which is equal to 2. Hence, due to release of an alpha particle, radioactive nucleus shows a decrease of 4 unit in mass number and decrease of 2 unit in atomic number. So the equation is x z a reaction z minus 2 y a minus 4 plus alpha यानी कि helium nuclei 2 4 plus energy. So as you can see on your screen, ये रेडियम एलिमेंट हमें इसमें मिल गया, जिसमें रेडॉन है आफ्टर डी के, एंड देन हीलियम और कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई। इसी तरीके से बीटा डी के की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन स्प्लिट अप इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। जब हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की बात करेंगे तो जिसमें न्यूट्रॉन जो वो स्प्लिट हो जाएगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टे ही नहीं कर सकता न्यूक्लियस के इनसाइड, देयरफॉर दे आर शॉट आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली, इसलिए न्यूक्लियस से जो है शॉट आउट कर दिया जाता है स्पॉन्टेनियसली। हैंस ड्यूरिंग बीटा डी के रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस शोज नो चेंज इन इट मास नंबर, तो इसलिए इसके मास नंबर कोई चेंज नहीं आता, और ये इसका एटॉमिक नंबर में जो है एक का इजाफा कर देता है। सो कार्बन है तो कंडीशन क्या होगी, ये आफ्टर रिएक्शन नाइट्रोजन और कुछ ना कुछ एनर्जी, और एंटी न्यूट्रॉनो जो है वो हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। बीटा पॉजिटिव डीके की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इन बीटा प्लस डीके प्रोटॉन स्प्लिट अप इनटू पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो। वहाँ बीटा नेगेटिव था तो इसलिए इलेक्ट्रॉन था, यहाँ बीटा पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो में ब्रेक हो रहा है। एनर्जी पॉजिट्रॉन इज इमिटेड अलोंग विद न्यूट्रॉनो, और जो एनर्जी होगी पॉजिट्रॉन की वो इमिट होगी न्यूट्रॉनो के साथ। हैंस ड्यूरिंग बीटा प्लस डी के रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस शोज नो चेंज इन इट, इसलिए इसके भी मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि इसका अब जो एटॉमिक नंबर है उसको क्या कर देगा, वहां इंक्रीज किया था यहाँ डिक्रीज कर देगा। गामा डी की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो गामा पार्टिकल आर फोटोन ऑफ वेरी हाई एनर्जी। गामा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, फोटोन होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। हेंस चार्ज नंबर एंड मास नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस रिमेंस अनचेंज, इसलिए इनका चार्ज नंबर और मास नंबर अनचेंज रहता है ड्यूरिंग द गामा डी के। ओके स्टूडेंट, वी हैव सेक्शन ए बेस्ड ऑन एमसीक्यू according to the board examination paper pattern. The original nucleus before decay is called, न्यूक्लियस के डीके से पहले क्या होगा, पेरेंट न्यूक्लियस होगा, डॉटर न्यूक्लियस होगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा, या नन ऑफ दिस होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पेरेंट न्यूक्लियस, जो कि आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दे दिया है। ड्यू टू रिलीज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस शोज द डिक्रीज ऑफ 4 यूनिट इन मास नंबर, डिक्रीज ऑफ 2 यूनिट इन एटॉमिक नंबर, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, जिसको भी हमने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस किया है कि बोथ ऑफ दिस होगा, मास नंबर में 4 कम होंगे और एटॉमिक नंबर में भी 2 कम हो जाएंगे, सो बोथ ऑफ दिस होगा। ड्यूरिंग बीटा डीके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस शोज नो चेंज इन मास नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, या नन ऑफ दिस। आप तमाम स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन ए मास नंबर। सेक्शन बी के अगर हम स्टूडेंट बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस करता है, डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स एंड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स की मैन हेडिंग आएगी, डेफिनेशंस आएगी, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी की मैन हेडिंग आएगी, डेफिनेशंस आएगी, जिसको हमने आपको इसी लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आपसे डिटेल में तमाम टॉपिक डिस्कस किए हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, पहले तो डिफाइन द टर्म रेडियोएक्टिविटी, इसी तरीके से डिफाइन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, रेडियोएक्टिव एलिमेंट की डेफिनेशन। राइट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। आप शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज की हेडिंग मेंशन करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज आप देंगे। बीटा रेज आ जाएंगी, जिसको हमने अभी थोड़ी देर आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। गामा रेज आ जाएंगी। वाई आर सम एलिमेंट रेडियोएक्टिव बट सम आर नॉट। तो सेक्शन बी बेटा बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन पे, जिसका ग्राफ भी बनेगा और आप इसकी डिटेल भी देंगे, ग्राफ ऑफ स्टेबिलिटी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर एस एम नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।